गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर बात करें नर्वस सिस्टम की फर्स्ट क्लास में, तो हमने जो फर्स्ट क्लास पढ़ी थी तो उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ा था कि जो नर्वस सिस्टम है वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तथा दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उस समय हमने पढ़ा था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो फिर से टू टाइप्स में क्लासिफाइड होता है। एक होता है ब्रेन तथा दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। उसी प्रकार से जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था वो भी टू टाइप से क्लासिफाइड हुआ था। एक था सोमेटिक नर्वस सिस्टम तथा दूसरा था ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कंसिस्ट होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किन किस से मिलकर बना है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना होता है। अगले अगर पॉइंट की बात करें, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय द फोरामेन ऑफ मैग्नम। यानी कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो एक स्ट्रक्चर होती है फोरामेन ऑफ मैग्नम, उसके द्वारा आपस में कनेक्ट होते हैं। तो फोरामेन ऑफ मैग्नम क्या कार्य कर रही है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आपस में कनेक्ट करने का कार्य कर रही है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो फोरामेन ऑफ मैग्नम इज ए पैसेज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच कनेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पैसेज होता है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने का कार्य करता है। तो अब बात करते हैं ब्रेन के टाइप्स के बारे में कि ब्रेन जो है वो कितने टाइप्स का होता है। तो जो ब्रेन है वो तीन टाइप्स का होता है। एक होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन और तीसरा होता है हैंड ब्रेन। तो अगर फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन को प्रोन्जेनसेफलोन भी कहा जाता है। फोर ब्रेन को क्या कहा जाता है? प्रोन्जेनसेफलोन। उसी प्रकार से अगर मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन को मेजेनसेफलोन कहा जाता है। उसी प्रकार से अगर हैंड ब्रेन की बात करें तो हैंड ब्रेन को जो है वो रोम्बेनसेफलोन भी कहा जाता है। तो ब्रेन जो है वो तीन पार्ट्स में क्लासिफाइड होता है, या ब्रेन के तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फोर ब्रेन और उस फोर ब्रेन को जो है वो प्रोन्जेनसेफलोन भी कहा जाता है। दूसरे अगर टाइप्स की देखें तो उसको मिड ब्रेन कहा जाएगा और मिड ब्रेन को जो है एक अन्य नाम मीजेनसेफलोन भी कहा जाता है। उसी प्रकार से जो हाइंड यानी कि जो पश्च यानी पीछे वाला मस्तिष्क जो होता है उसको रोम्बेनसेफलोन भी कहा जाता है। तो ब्रेन जो है वो तीन पार्ट में फिर से क्लासिफाइड हुआ। अब बात करते हैं फोर ब्रेन की। तो फोर ब्रेन जिसको अग्र मस्तिष्क या प्रोन्जेनसेफलोन भी कहा जाता है। तो फोर ब्रेन जो है वो फिर से दो टाइप्स में क्लासिफाइड होता है। एक होता है टीलेनसेफलोन और दूसरा होता है डाइएनसेफलोन। तो फोर ब्रेन कितने पार्ट में फिर से डिवाइड होगा? दो पार्ट में। कौन कौन से? एक होता है टीलेनसेफलोन और दूसरा होता है डाइएनसेफलोन। तो अब बात करते हैं टीलेनसेफलोन की। तो टीलेनसेफलोन जो है वो चार टाइप में क्लासिफाइड होता है। जो टीलेनसेफलोन है वो कितने पार्ट से मिलकर बना है? चार। उनसे कौन कौन से? एक होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है बेसल गैंग्लिया, तीसरे की अगर बात करें हिप्पोकैम्पस और चौथा जो है अमिगडाला होता है। तो टीलेनसेफलोन जो है वो चार पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? एक होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है बेसल गैंग्लिया, तीसरा होता है हिप्पोकैम्पस और चौथा जो है अमिगडाला। तो ये हुआ टीलेनसेफलोन। उसी प्रकार से अगर डाइएनसेफलोन की बात करें तो डाइएनसेफलोन जो है वो फिर से चार पार्ट्स में डिवाइड होगा। यानी कि जो डाइएनसेफलोन है वो चार पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है थैलेमस, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस, तीसरा होता है एपिथैलेमस और चौथा होता है मेटाथैलेमस। तो फोर ब्रेन जो है वो दो टाइप्स में क्लासिफाइड होता है। एक होता है टीलेनसेफलोन और दूसरा जो है वो डाइएनसेफलोन। अगर टीलेनसेफलोन देखें तो फिर से वो चार टाइप में क्लासिफाइड होता है। एक होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है बेसल गैंग्लिया, तीसरा होता है हिप्पोकैम्पस और चौथा होता है अमिगडाला। उसी प्रकार से डाइएनसेफलोन जो है वो फिर से चार पार्ट में क्लासिफाइड होता है। कौन कौन से में? एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस, फिर होता है एपिथैलेमस और चौथा जो पार्ट है वो होता है मेटाथैलेमस। तो ये फोर ब्रेन के टाइप्स हुए। अब बात करते हैं हैंड ब्रेन के टाइप्स की। तो हैंड ब्रेन जो है वो फिर से दो टाइप में क्लासिफाइड होगा। एक होता है मेटेनसेफलोन और दूसरा होता है माइलेनसेफलोन। तो हैंड ब्रेन जो है वो कितने उसमें क्लासिफाइड हुआ? फिर से दो उसमें। कौन कौन से? मेटेनसेफलोन और दूसरा माइलेनसेफलोन। उसी प्रकार से मेटेनसेफलोन देखें तो ये फिर से दो टाइप में क्लासिफाइड होता है। एक होता है पोन्स और दूसरा होता है सेरिबेलम।
तो मीटेनसेफलोन कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 2 पार्ट में। कौन कौन से? एक होगा पोन्स और दूसरा होगा सेरिबेलम डिवाइड हो रहा है। उसी प्रकार से अगर माइलेनसेफलोन की देखें तो माइलेनसेफलोन जो है वो फिर से एक पार्ट में डिवाइड होगा। कौन से में? मेडुला ओब्लोंगेटा। तो मेडुला ओब्लोंगेटा कहाँ पर? माइलेनसेफलोन में पाया जाएगा। तो हैंड ब्रेन जो है वो 2 पार्ट में क्लासिफाइड हुआ, मेटेनसेफलोन और माइलेनसेफलोन। मेटेनसेफलोन में 2 स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, एक पोन्स तथा दूसरी सेरिबेलम। उसी प्रकार से माइलेनसेफलोन में एक स्ट्रक्चर पाई जाएगी जो कि मेडुला ओब्लोंगेटा होती है। तो ये आपके जो ब्रेन हैं उनके क्लासिफिकेशन हुए। अब शुरू करते हैं फोर ब्रेन के बारे में। और फोर ब्रेन का जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था वो था सेरिब्रम। तो हम शुरू करने जा रहे हैं अब सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम जो है वो नर्वस सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं सेरिब्रम के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये क्या है? लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। तो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या हुआ? सेरिब्रम। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, इट इज़ फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मनी न्यूरॉन्स, यानी कि बहुत सारे न्यूरॉन्स जो है वो आपस में मिलकर इसका फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से हुआ? बहुत सारे जो न्यूरॉन्स आपस में मिलेंगे तब जाकर इसका फॉर्मेशन होता है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो सेरिब्रम हैज सम एलिवेटेड एरिया। सेरिब्रम के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें कुछ एलिवेटेड यानी ऊंची स्ट्रक्चर होती है। जो एलिवेटेड एरिया होता है उनको एक नाम से जाना जाता है। तो वो नाम क्या है? तो एरिया ऑन इट्स सरफेस दैट इज कॉल्ड गायरस। तो जो एलिवेटेड एरिया होता है उसको गायरस के नाम से जाना जाता है। और कुछ डिप्रेस एरिया होते हैं उनको सल्कस के नाम से जाना जाता है। तो सेरिब्रम में जो एलिवेटेड एरिया है उनको किस नाम से जाना जाएगा? गायरस के नाम से। और जो डिप्रेस एरिया उनको किस नाम से? सल्कस के नाम से। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो सेरिब्रम हैज 2 पार्ट्स। सेरिब्रम में जो है वो 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सेरिब्रल कोर्टेक्स और एक होता है सेरिब्रल मेडुला। तो आउटर पार्ट सेरिब्रल कोर्टेक्स और इनर वाला पार्ट अगर देखें तो वो मेडुला होता है। तो अब बात करते हैं सेरिब्रल कोर्टेक्स की। तो ये क्या है? दिस इज़ द आउटर पार्ट। ये क्या है? आउटर पार्ट होता है। और इसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है? इट इज़ फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ सेल बॉडी। जो न्यूरॉन सेल पड़ी थी तो उसमें सेल बॉडी पढ़ा था हमने। तो इसका जो निर्माण है वो या इसका फॉर्मेशन जो है वो सेल बॉडी के द्वारा होता है। और इसके अगर कलर की बात करें तो ये ग्रे कलर का होता है। तो जो सेरिब्रल का जो आउटर पार्ट होता है कोर्टेक्स वाला पार्ट वो ग्रे कलर का होता है। अब बात करते हैं सेरिब्रल मेडुला के बारे में। तो ये क्या है? ये इनर पोर्शन होता है। ये किसका? सेरिब्रम का जो है वो इनर पोर्शन होता है। और इसका निर्माण जो है वो किस प्रकार से होगा? फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सोन। जो एक्सोन के आपस में एक्यूमुलेशन होने से इसका फॉर्मेशन होता है। और ये अगर इसके कलर की बात करें तो ये वाइट कलर का होता है। तो सेरिब्रल के अगर आउटर पार्ट की बात करें तो वो ग्रे कलर का होगा। और सेरिब्रल के अगर इनर पार्ट की बात करें तो वो वाइट कलर का होगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो सो द सेरिब्रम हैज आउटर ग्रे मैटर एंड इनर वाइट मैटर। जो सेरिब्रम है उसमें आउटर तो जो है सेरिब्रल कोर्टेक्स वो ग्रे कलर का है इसलिए ग्रे मैटर पाया जाएगा। और इनर जो मेडुला वाला पार्ट है वो वाइट का है इसलिए उसमें वाइट मैटर पाया जाएगा। अगले अगर पॉइंट की बात करें, सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। जो सेरिब्रम है वो 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। कौन कौन से में? एक होता है राइट में और एक लेफ्ट में। यानी कि जो सेरिब्रम की स्ट्रक्चर है अगर उसमें राइट देखें तो उसको राइट हेमिस्फीयर बोलेंगे और जो लेफ्ट वाला है उसको लेफ्ट हेमिस्फीयर बोलेंगे। एंड लेटरल वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट इन दिस हेमिस्फीयर। हमने वेंट्रिकल्स पढ़े थे। तो लेटरल वेंट्रिकल्स जो है वो इन हेमिस्फीयर के बीच में प्रेजेंट होता है। तो जो हेमिस्फीयर है उनके बीच में कौन प्रेजेंट होता है? लेटरल वेंट्रिकल्स। जो सेरिब्रल के जो हेमिस्फीयर है उनमें लेटरल वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होता है। अगले अगर पॉइंट की बात करें, फॉल्स सेरिब्राई इज द स्ट्रक्चर दैट डिवाइड द सेरिब्रम इनटू राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड फॉल्स सेरिब्राई इज प्रेजेंट इन द ड्यूरामेटर। जो फॉल्स सेरिब्राई है वो क्या कार्य करती है? जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर है उनको आपस में डिवाइड करने का कार्य करती है। तो जो सेरिब्रम के जो 2 हेमिस्फीयर है राइट और लेफ्ट उनको डिवाइड करने का कार्य कौन कर रही है? फाल्स सेरिब्राई जो स्ट्रक्चर है वो। और जो फाल्स सेरिब्राई जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? जो फाल्स सेरिब्राई जो स्ट्रक्चर है वो ड्यूरामेटर में प्रेजेंट होती है। ड्यूरामेटर क्या होती है? हमने मेनिंजस पढ़ा था। तो मेनिंजस के समय पढ़ा था कि हमने जो आउटर अगर लेयर की बात करें ब्रेन की या स्पाइनल कॉर्ड की तो वो ड्यूरामेटर होती है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की अगर आउटर जो कवर या प्रोटेक्ट करने वाली लेयर है वो ड्यूरामेटर होती है।
तो वो फाल्स सेरिब्राई जो है वो क्या कार्य कर रही है, वो डिवाइड करने का कार्य कर रही है सेरिब्रम को राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर में। अब बात करते हैं कॉर्पस कैलोसम की। तो कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड मीडियली बाय द स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पस कैलोसम, यानी जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर जो मिडिल में जो कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनको कनेक्ट करने का कार्य कोई स्ट्रक्चर कर रही है, तो उसका क्या नाम है, कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम क्या कार्य कर रही है, जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर है उनको आपस में कनेक्ट करने का कार्य करती है कॉर्पस कैलोसम जो है स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं लोब्स की सेरिब्रम में कितने लोब्स पाए जाएंगे, यानी कि जो सेरिब्रम है उनकी बाउंड्रीज का निर्माण जो है वो कितने लोब्स मिलकर करते हैं। तो फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पज ईच हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू लोब्स, यानी कि जो सेरिब्रम है वो डिवाइड होता है कुछ लोब्स के अंदर, यानी कि जो उसकी बाउंड्रीज है वो कुछ लोब्स में बटी हुई रहती है। तो कितने लोब्स होते हैं, 4 लोब्स आर प्रेजेंट विच टेक्स द नेम अकॉर्डिंग टू क्रेनियम बोन, यानी कि 4 लोब्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं सेरिब्रम के अंदर, और वो उनके नाम जो है वो क्रेनियम बोन के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। कौन कौन से, एक होता है फ्रंटल लोब, दूसरा जो लोब है वो पैराइटल लोब, तीसरा जो है वो टेम्पोरल लोब, और लास्ट अगर चौथे लोब की बात करें तो ऑक्सीपिटल लोब। तो कितने लोब्स पाए जाते हैं सेरिब्रम में, 4 लोब्स होते हैं, एक होता है फ्रंटल लोब, दूसरा होता है पैराइटल लोब, तीसरा होता है टेम्पोरल लोब, और चौथा होता है ऑक्सीपिटल लोब। अब बात करते हैं फंक्शन की कि सेरिब्रम के क्या क्या फंक्शन है। तो इट हैज 3 टाइप्स फंक्शन, जो सेरिब्रम है उसमें 3 टाइप्स के फंक्शन होते हैं। एक होता है सेंसरी फंक्शन, दूसरा होता है मोटार फंक्शन, और तीसरा होता है मेंटल फंक्शन। तो कितने फंक्शन होंगे सेरिब्रम के, 3 फंक्शन होंगे, एक होगा सेंसरी, दूसरा मोटार, और तीसरा मेंटल फंक्शन होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले सेंसरी फंक्शन की। तो इस वीडियो के अंदर हम ओनली सेंसरी फंक्शन ही पढ़ने वाले हैं, मोटार और मेंटल फंक्शन जो है हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो सेंसरी फंक्शन देखें तो इट इज़ इम्पोर्टेंट इन रिसीव एंड डिकोड सेंसरी इम्पल्स, ये किस में हेल्प करता है, जो सेंसरी ऑर्गन है उनसे इम्पल्स प्राप्त करने में ये हेल्प करता है। इट हैज़ मैनी सेंसरी फंक्शन, जिसमें कि बहुत सारे सेंसरी फंक्शन होते हैं। सबसे पहले फंक्शन की बात करें अगर स्किन के की, तो इट नॉन एज सोमेटो सेंसरी फंक्शन, यानी कि जो स्किन पे जो फंक्शन करता है सेरिब्रम उसको सोमेटो सेंसरी फंक्शन भी कहा जाता है। अब ये किस किस के सेंसेशन को प्राप्त करने में हेल्प करता है, तो इट रिसीव द सेंसेशन ऑफ पेन, प्रेशर, टच, टेम्परेचर एंड वाइब्रेशन। तो जो स्किन या सोमेटो सेंसरी फंक्शन है वो किस किस के सेंसेशन को रिसीव करने में हेल्प करेगा, जैसे कि पेन, प्रेशर, टच, टेम्परेचर और वाइब्रेशन, इनके जो सेंसेशन है वो प्राप्त करने में हेल्प करेगा। अगले अगर बात करें कि ये एरिया कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो सोमेटो सेंसरी एरिया इज प्रेजेंट इन द पेराइटल लोब। तो पेराइटल लोब के वहाँ पर ये सोमेटो सेंसरी या स्किन वाला जो एरिया है वो प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं दूसरे उसकी आइज की, यानी कि विजन सेंसेशन। तो विजन सेंसेशन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होगा विजन के लिए। तो दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन एंड प्राइमरी विजुअल एरिया इज प्रेजेंट इन ऑक्सीपिटल लोब। तो और विजुअल एरिया कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ऑक्सीपिटल लोब है वहाँ पर प्राइमरी विजुअल एरिया जो है वो प्रेजेंट होता है। अब बात करें अगर अगले पॉइंट की, सेकंड क्रेनियल नर्व पास फ्रॉम दिस एरिया, यानी कि जो सेकंड क्रेनियल नर्व है, ऑप्टिक नर्व जो कि विजन रेस्पॉन्सिबल होती है, वो इस एरिया से जो है वो पास होती है, इस एरिया से निकल के जाती है। तो ये आपका आइज या विजन सेंसेशन हुआ। अब बात करते हैं अगले सेंसेशन की, यानी कि ईयर वाले की। तो ईयर में हियरिंग सेंसेशन आएंगे। तो हियरिंग सेंसेशन या ऑडिटरी सेंसेशन, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ऑडिटरी और हियरिंग सेंसेशन इज प्रेजेंट इन टेम्पोरल लोब। कहाँ पर, टेम्पोरल लोब में जो है वो ऑडिटरी या हियरिंग एरिया प्रेजेंट होता है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो कोक्लियर पार्ट ऑफ 8 क्रेनियल नर्व आर पास फ्रॉम दिस एरिया, यानी कि जो 8वीं क्रेनियल नर्व होती है वेस्टिबुलो कोक्लियर, उसका जो कोक्लियर वाला जो पार्ट होता है वो इस एरिया से होकर निकल के जाता है, और जो कोक्लियर वाला जो पार्ट है वो हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब अगले पॉइंट अगर उसकी देखें तो फंक्शन की नोज में स्मेल के सेंसेशन के लिए, तो स्मेल या ऑल्फैक्टरी जो सेंसेशन होते हैं, तो ऑल्फैक्टरी या स्मेल सेंसेशन कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ऑल्फैक्टरी और स्मेल सेंसेशन आर प्रेजेंट इन टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब पर जो है वो ऑल्फैक्टरी या स्मेल सेंसेशन प्रेजेंट होते हैं। अगर बात करें कौन सी नर्व यहाँ से पास आउट होगी, तो फर्स्ट क्रेनियल नर्व जो कि ऑल्फैक्टरी नर्व होती है वो पास होती है दीज एरिया से। तो कौन सी नर्व निकल के जाती है, जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व है जिसको ऑल्फैक्टरी नर्व भी कहा जाता है, वो इस एरिया से निकल के जाती है और वो स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है।
अब बात करते हैं एंथीमुस के टंग में थ्रस्ट या टेस्ट सेंसेशन के लिए। तो इसको गेस्टेटरी एरिया भी बोला जाता है। तो जो अगर बात करें गेस्टेटरी एरिया की, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा? गेस्टेटरी एरिया इज प्रेजेंट इन पेराइटल लोब। तो कहाँ पर प्रेजेंट होगा? टेस्ट या थ्रस्ट वाला सेंसेशन जो है वो पेराइटल लोब में प्रेजेंट होता है। तो इसी के साथ आपका जो सेंसरी फंक्शन है सेरिब्रम का वो कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो के अंदर हम जो बाकी के जो फंक्शन है उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।